प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप निबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की चर्चा करेंगे। इस निबंध के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और यह उनके निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से निर्मित होता है: भूमि, जन और संस्कृति। केवल भूमि या केवल जन या केवल संस्कृत को राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती, बल्कि भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए और सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को निसंकोच स्वीकार करता है। इस पाठ को आपने 6 भागों में पढ़ा है, जिसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हैं। पहला संकेत, भूमि का निर्माण से लेकर आवश्यक धर्म है तक। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। संदर्भ इस तरह लिखें: प्रस्तुत विचार प्रधान एवं सार गर्भित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता एवं निबंधकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रश्न के अथवा का उत्तर इस प्रकार लिखें: उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप एवं लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है: राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। उत्तर, लेखक का विचार है कि जिस वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी वह उतना ही ऊंचाई पर पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के अस्तित्व के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे, हमारा राष्ट्र भी उतना ही अधिक उन्नत होगा। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को जानना पहचानना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारा धर्म भी है। तीसरा प्रश्न, भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है? उत्तर, भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और वह अनंत काल से है। चौथा प्रश्न, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? उत्तर, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पांचवा प्रश्न, निर्मूल तथा पल्लवित शब्दों के क्रमशः उपसर्ग एवं प्रत्यय छांटकर लिखिए। उत्तर, निर्मूल में निर उपसर्ग है जबकि पल्लवित में इत प्रत्यय है। दूसरा संकेत, धरती माता से लेकर अत्यंत आवश्यक है। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है: दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। उत्तर, लेखक कहता है कि पर्वतों से निकलकर दिन रात बहने वाली नदियां अपने जल के साथ पहाड़ों की उपजाऊ मिट्टी को भी बहाकर मैदानी क्षेत्रों में ले आती हैं। इन नदियों ने उस मिट्टी से धरती के विस्तृत वक्षस्थल को सजा संवार कर उपजाऊ बनाया है। देश के भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तात्पर्य यह कि यहाँ कौन सी फसल उत्पन्न हो सकती है और धरती के भीतर कहाँ कौन से रत्न भरे पड़े हैं, हमें इन सब के बारे में जानना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस तत्व का वर्णन किया गया है? उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के प्रथम तत्व भूमि का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? उत्तर,
धरती की कोख में अमूल्य निधियों का भंडार है जो उसके भीतर लाखों करोड़ों वर्षों से मौजूद हैं। इसी कारण धरती को वसुंधरा कहा जाता है। पांचवा प्रश्न, दिन रात का समास विग्रह करते हुए समास का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर, दिन रात का समास विग्रह दिन और रात है। यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। तीसरा संकेत, पृथ्वी की गोद से लेकर आवश्यक है तक। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। उत्तर, लेखक कहता है कि धरती की गोद में विभिन्न प्रकार के पत्थर उत्पन्न होते हैं। वे चेतनाहीन पत्थर जहाँ कुशल मूर्तिकार के हाथों में पड़कर जीवंत हो उठते हैं, वहीं शिल्पकार के हाथों का स्पर्श पाकर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें धरती के महत्व को समझते हुए उसके विविध पक्षों से निकट से परिचित होना चाहिए, जिससे हम स्वयं को और अपने राष्ट्र को समृद्ध बना सकें। चौथा प्रश्न, अनगढ़ पत्थर कब अनमोल हो जाते हैं। उत्तर, अनगढ़ पत्थर कुशल शिल्पियों द्वारा संभाले जाने पर अनमोल हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न, देश के नर नारियों के रूप मंडन में किसका भाग रहा है। उत्तर, देश के नर नारियों के रूप मंडन में धरती पर पाए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित विभिन्न प्रकार के पत्थरों का भाग रहा है। चौथा संकेत, पृथ्वी और आकाश से लेकर समान है। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। उत्तर, लेखक का विचार है कि धरती और आकाश के बीच तथा समुद्र में विद्यमान बहुमूल्य रत्नों व बहुउपयोगी जलचरों से राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। जब तक राष्ट्र के नवयुवकों में इस संपदा के प्रति जिज्ञासा के भाव उत्पन्न नहीं होते, तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए। अर्थात राष्ट्र की बहुमुखी प्रगति के लिए इन सब के प्रति नवयुवकों को जागरूक होना आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी और आकाश के बीच तथा समुद्र में कौन सी सामग्री भरी पड़ी है। उत्तर, पृथ्वी और आकाश के बीच तथा समुद्र में विभिन्न प्रकार की गैसें, नक्षत्र, जलचर, खनिज पदार्थ और बहुमूल्य रत्नों जैसी सामग्री भरी पड़ी है। चौथा प्रश्न, राष्ट्र के निवासी कब तक सोए हुए के समान हैं। उत्तर, राष्ट्र के निवासी तब तक सोए हुए के समान हैं जब तक उनमें राष्ट्रीय चेतना और भौतिक ज्ञान विज्ञान के प्रति जिज्ञासा के भाव विकसित नहीं हो जाते। पांचवा प्रश्न, स्वागत का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखिए। उत्तर, स्वागत का संधि विच्छेद शूधन आगत है। यहाँ स में छोटा उ की मात्रा होगी, इसमें यण स्वर संधि है। संकेत पांचवा, विज्ञान और उद्यम से लेकर सकता है तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर, लेखक का विचार है कि हमें राष्ट्र की नीतियों का निर्माण करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध हो सके। एक खाली हाथ भी राष्ट्र के सौंदर्य में धब्बे की तरह प्रतीत होगा। तात्पर्य यह कि मातृभूमि की समग्र और सर्वोत्तम समृद्धि के लिए विज्ञान का प्रसार इस प्रकार करना होगा कि प्रत्येक हाथ को रोजगार उपलब्ध हो सके। तीसरा प्रश्न, हमारा प्रमुख ध्येय क्या होना चाहिए। उत्तर, हमारा प्रमुख ध्येय यह होना चाहिए कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध हो। चौथा प्रश्न,
किसी भी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का ढांचा कैसे खड़ा किया जा सकता है? उत्तर, किसी भी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का ढांचा खड़ा करने के लिए विज्ञान और परिश्रम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। रीता और पुष्कल शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, रीता और पुष्कल शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ। हेडिंग डालें। शब्द के नीचे रीता और अर्थ खाली, शब्द के नीचे पुष्कल और अर्थ प्रचुर या अधिक। छठा संकेत, मातृभूमि पर निवास से लेकर उत्पन्न होते हैं तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। उत्तर, लेखक कहता है कि पृथ्वी और जन दोनों के पारस्परिक सम्मिलन से ही किसी राष्ट्र का निर्माण संभव है। पृथ्वी हो और उस पर जन का निवास न हो तो उसे हम राष्ट्र नहीं कह सकते। इसी प्रकार जन हो किंतु उनका धरती से माता जैसा दृढ़ संबंध न हो तो उसे भी राष्ट्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पृथ्वी पर जन का निवास होने से ही सच्चे अर्थों में पृथ्वी मातृभूमि का दर्जा प्राप्त करती है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्र की कल्पना कब संभव है? उत्तर, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। चौथा प्रश्न, पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? उत्तर, पृथ्वी जन के कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व का वर्णन किया गया है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के द्वितीय तत्व जन का वर्णन किया गया है। सातवां संकेत, यह प्रणाम भाव ही से लेकर देना चाहिए तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। उत्तर, लेखक का मानना है कि जो पुत्र अपनी माता का आदर करते हैं, उसके मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, उन्हें ही माता की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होता है। ठीक इसी तरह जो नागरिक धरती का आदर करता है और उसे माता के समान मानता है, उसे ही धरती से प्राप्त संपदा में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। अतः प्रत्येक पुत्र का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह निस्वार्थ भाव से धरती की सेवा करे। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार किसे होता है? उत्तर, जो नागरिक पुत्रवत धरती माता से अनुराग रखते हैं उन्हें ही पृथ्वी के वरदानों में कुछ पाने का अधिकार होता है। चौथा प्रश्न, धरती माता के प्रत्येक सच्चे पुत्र का क्या कर्तव्य है? उत्तर, धरती माता के प्रत्येक सच्चे पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह उससे अपनी माता की तरह स्नेह करे और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे। पांचवा प्रश्न, अधिकार और अनुराग शब्दों में से उपसर्ग छांट कर लिखिए। अधिकार में अधि उपसर्ग है, ध में छोटी की मात्रा, और अनुराग में अनुपसर्ग है, न में छोटी की मात्रा। आठवां संकेत, माता अपने सब से लेकर नहीं हो सकता तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। उत्तर, माता और पुत्र के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए लेखक कहता है कि प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से स्नेह करती है। वह सभी के दुख में दुख का और सभी के सुख में सुख का अनुभव करती है। इसी प्रकार धरती भी अपने सभी पुत्रों अर्थात छोटे बड़े सभी प्राणियों की जरूरतों को समान भाव से पूरा करती है। जैसे भाइयों में ऊंच नीच का भाव नहीं होता, उसी प्रकार धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश में माता और पृथ्वी की समानता किस आधार पर की गई है? उत्तर,
प्रस्तुत गद्यांश में माता और पृथ्वी की समानता संबंधों के आधार पर की गई है। जैसे एक माँ अपने सभी पुत्रों को समान भाव से स्नेह करती है, वैसे ही धरती भी सभी प्राणियों की जरूरतों को समान भाव से पूरा करती है। चौथा प्रश्न, धरती पर बसने वाले मनुष्य किस दृष्टि से आगे पीछे हो सकते हैं? उत्तर, पृथ्वी पर बसने वाले मनुष्य सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से आगे पीछे हो सकते हैं। पांचवा प्रश्न, मातृभूमि का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। मातृभूमि का समास विग्रह है माता की भूमि, इसमें तत्पुरुष समास है। नौवां संकेत, पृथ्वी के विशाल से लेकर होना चाहिए तक। पहला प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे ऊपर की तरह। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। उत्तर, लेखक का विचार है कि किसी व्यक्ति विशेष को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। किसी जाति, धर्म और क्षेत्र को पिछड़ा हुआ छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतः हमें राष्ट्र की बहुमुखी प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, संप्रदाय, जाति, धर्म अर्थात राष्ट्र के प्रत्येक अंग का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा प्रश्न, हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध क्यों लेनी होगी? उत्तर, हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध इसलिए लेनी होगी क्योंकि राष्ट्र में रहने वाले किसी भी जन की उन्नति को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। चौथा प्रश्न, समग्र राष्ट्र को एक जैसी उदार भावना से क्यों संचालित होना चाहिए? उत्तर, समग्र राष्ट्र को एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए जिससे राष्ट्र की चतुर्दिक उन्नति हो सके। इसके लिए हमें अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पांचवा प्रश्न, प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है से लेखक का तात्पर्य यह है कि किसी भी राष्ट्र में रहने वाले सभी निवासियों को बिना किसी भेदभाव के प्रगति और विकास की दृष्टि से एक समान अधिकार प्राप्त हैं। 10वां संकेत, जन का प्रवाह से लेकर करना होता है तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। उत्तर, लेखक जनजीवन की तुलना नदी के प्रवाह से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार नदी का जल आगे बह जाता है और पीछे आने वाला जल उसका स्थान ले लेता है, उसी तरह राष्ट्र के निवासियों की एक पीढ़ी विदा होती है तो दूसरी पीढ़ी उसका स्थान ले लेती है। नदी बीच बीच में डेल्टा का निर्माण करती है, उसी तरह राष्ट्र के निवासी अपने कर्म और श्रम के द्वारा प्रगति और उन्नति के अनेक पड़ावों को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक रहेगा? उत्तर, जब तक राष्ट्र का अस्तित्व सुरक्षित है और वह प्रगति पथ पर अग्रसर है तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी रहेगा। चौथा प्रश्न, लेखक ने जनजीवन की तुलना नदी के प्रवाह से क्यों की है? उत्तर, लेखक ने जनजीवन की तुलना नदी के प्रवाह से की है क्योंकि जिस प्रकार एक नदी सदा गतिशील रहती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन भी अपने कर्म एवं श्रम के द्वारा राष्ट्र को सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर रखते हैं। पांचवा प्रश्न, अजर अमर का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। उत्तर, अजर अमर का समास विग्रह अजर और अमर है तथा समास का नाम द्वंद्व समास है। 11वां संकेत, राष्ट्र का तीसरा से लेकर समझना चाहिए तक। पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। उत्तर, लेखक का विचार है कि संस्कृत ही मनुष्य का मस्तिष्क है। मानव जीवन में मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि मानव की सभी गतिविधियों पर उसी का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क रहित धड़ को व्यक्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती, अर्थात मस्तिष्क के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है।
उसी प्रकार संस्कृत के बिना भी मानव जीवन की कल्पना असंभव है। इसलिए संस्कृत के विकास और उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति निहित है। तीसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है? उत्तर, लेखक के अनुसार राष्ट्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग संस्कृत है। चौथा प्रश्न, जन का मस्तिष्क किसे कहा गया है? उत्तर, जन का मस्तिष्क संस्कृत को कहा गया है। पांचवा प्रश्न, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस प्रकार सिर रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कह सकते, ठीक उसी प्रकार संस्कृत के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। 12वां संकेत, जीवन के बिटअप से लेकर निर्भर है तक। यहाँ भी पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, जीवन के बिटअप का पुष्प संस्कृत है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ से में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। उत्तर, लेखक का विचार है कि मनुष्य और संस्कृत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प संस्कृत है, अर्थात ज्ञान के आलोक में मानव द्वारा सृजित व्यवस्था संस्कृत कहलाती है। समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न, मानव का रहन सहन, आचार विचार, भाषा, वेशभूषा आदि सभी सामाजिक व्यवस्थाओं को सामूहिक रूप से संस्कृत की संज्ञा दी जा सकती है। तीसरा प्रश्न, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है? उत्तर, ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृत कहा गया है। चौथा प्रश्न, जीवन के बिटअप का पुष्प संस्कृत है से लेखक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जीवन के बिटअप का पुष्प संस्कृत है से लेखक का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वृक्ष का संपूर्ण सौंदर्य पुष्प में निहित है, उसी प्रकार जीवन रूपी वृक्ष का संपूर्ण सौंदर्य संस्कृत रूपी पुष्प में निहित होता है। पांचवा प्रश्न, बिटअप तथा पुष्प शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर, बिटअप तथा पुष्प शब्दों के दो दो पर्यायवाची निम्नलिखित है। एक तरफ शब्द हेडिंग डालें, एक तरफ पर्यायवाची शब्द। शब्द के नीचे बिटअप, पर्याय के नीचे वृक्ष, तारु, पेड़ आदि कोई भी दो लिखें। और शब्द के नीचे पुष्प, पर्याय के नीचे फूल, सुमन, कुसुम आदि कोई दो लिखें। 13वां संकेत, जंगल में से लेकर सुखदायी रूप है तक। यहाँ भी पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृत में समन्वय प्राप्त करती हैं। उत्तर, लेखक का विचार है कि जिस प्रकार अलग अलग नामों वाली अनेक नदियां अपने अस्तित्व को भूलकर एक विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेती हैं, उसी प्रकार किसी राष्ट्र के निवासियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस प्रकार का समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र एवं राष्ट्र के निवासियों को सुख एवं समृद्धि प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न, जंगल में कौन अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं? उत्तर, जंगल में लता, वृक्ष और वनस्पतियां पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय जन किसके द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं? उत्तर, राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। पांचवा प्रश्न, लेखक के अनुसार किस प्रकार के जीवन को राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा गया है? उत्तर, लेखक के अनुसार समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप कहा गया है। 14वां संकेत, साहित्य कला से लेकर स्वास्थ्यकर है तक।
पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। उत्तर, लेखक का विचार है कि जो व्यक्ति सहृदय है वह संकुचित दृष्टिकोण को त्याग कर प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार कर आनंदित होता है। इस प्रकार की भावना राष्ट्र के भीतर की सभी संस्कृतियों को आपस में एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय संस्कृति को मुखरित करती है। एक स्वस्थ एवं मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए इस प्रकार की एक सूत्रता आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय जन किन रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं? उत्तर, राष्ट्रीय जन साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि रूपों में अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। चौथा प्रश्न, संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकारते हुए कौन आनंदित होता है? उत्तर, संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकारते हुए सहृदय व्यक्ति आनंदित होता है। अर्थात जो व्यापक हृदय वाले होते हैं वे किसी भी संस्कृत के उपयोगी और आनंददायी पक्ष को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय और आनंदित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय छांट कर लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय और आनंदित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित है। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ प्रत्यय हेडिंग डालें। शब्द के नीचे राष्ट्रीय और आनंदित लिखें और प्रत्यय के नीचे तो राष्ट्रीय में ईय प्रत्यय है, बड़ी ईय प्रत्यय। आनंदित में इत प्रत्यय है, छोटी ई त। 15वां और अंतिम संकेत, गांव और जंगलों से लेकर स्वागत करते हैं तक। यहाँ भी पहले प्रश्न का उत्तर आप पूर्ववत लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर रेखांकित अंश है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ रखना नहीं चाहता वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। उत्तर, लेखक का विचार है कि जिस राष्ट्र में भूतकाल वर्तमान पर बोझ नहीं होता, जहाँ अतीत को ही सब कुछ मानकर चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात भूत की बातें वर्तमान के उन्नति में बाधक नहीं होती बल्कि सहायक होती हैं, हम ऐसे राष्ट्र का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में हमें किसका स्वागत करने की आवश्यकता है? उत्तर, राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में लोकगीतों और लोक कथाओं का हमें स्वागत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ही हमारे आचार विचार, रीति रिवाज एवं सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा प्रश्न, हम किसी गौरव के साथ धारण करते हैं? उत्तर, हमारे पूर्वजों ने धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, सभ्यता और संस्कृत के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया है उसे हम गौरव के साथ धारण करते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक के अनुसार हमें कैसे राष्ट्र का स्वागत करना चाहिए? उत्तर, लेखक के अनुसार जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ कर रखना नहीं चाहता बल्कि उसे अपने अनुभवों से आगे बढ़ाना चाहता है, हमें ऐसे राष्ट्र का स्वागत करना चाहिए। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस पाठ में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अपनी उत्तर पुस्तिका में आप इन्हें नोट करें, अभ्यास करें, जिससे परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।